डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, आपको याद होगा। एक बार रिकॉल हम लोग कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। डिटरमिनेंट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम आर चेंज। जब रो और कॉलम को आपस में बदलते हैं तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बदलता नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू बदलते नहीं है बट उनके साइन बदल जाते हैं जब कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विल बी जीरो। The value of determinant will be zero if any two row or two columns are identical। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपस में डिटरमिनेंट्स के बराबर हैं तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो होता है। और मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था कि डिटरमिनेंट्स के किसी रो के हर एक एलिमेंट में या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट में अगर कोई नंबर फैक्टर है तो उस नंबर को डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर लिखा जा सकता है। इट मीन्स अगर किसी नंबर से किसी रो के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाइड होता है। क्लियर है? आज हम पांचवें प्रॉपर्टी आपको पढ़ाते हैं और वो प्रॉपर्टी का नाम है सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है, इफ ईच एंट्री इन अ रो और कॉलम ऑफ अ determinant can be written as the sum of two determinants। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाया जा रहा है। यह बोल रहा है कि अगर मान लिया जाए डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट को एंट्री भी बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स के अंदर में जो एलिमेंट है अगर वो किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट दो नंबर्स का सम है, कितने नंबर का सम है? 2 नंबर का सम है, तो हम उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम में रिड्यूस कर सकते हैं या उससे अधिक डिटरमिनेंट के सम में रिड्यूस कर सकते हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिए क्या बोल रहा है यहां पे। आपको बोल रहा है प्रूफ दैट, प्रूफ a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, b1 b2 b3, C1 C2 C3। डियर स्टूडेंट्स, ये डिटरमिनेंट्स है। आप यहां पे साफ देख रहे हो कि इस डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू निकालना है तो पहले कॉलम के जितने भी एलिमेंट है वो 2 नंबर के सम में है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये बोल रहा है कि इसको 2 डिटरमिनेंट के सम में चेंज कर सकते हैं और वो ऐसा सम होगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। क्लियर है? अब आपको ये बात प्रूफ करना होगा कि ये डिटरमिनेंट को हम ये 2 डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 डिटरमिनेंट का जो सम होगा वो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। ये बात जब तक आप अभी प्रूव नहीं कर पाओगे आप प्रॉब्लम में नहीं लिख सकते, बोल देने से नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट को कंसीडर किया है जिसके फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट 2 नंबर का सम में है। मैं अभी यहां से चलूंगा और मैं दिखाऊंगा कि ये 2 डिटरमिनेंट में इसको बदला जा सकता है। चलिए प्रूफ, हम लोग एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस A1 प्लस अल्फा 1 B1 C1, A2 प्लस अल्फा 2 B2 C2, A3 प्लस अल्फा 3 B3 C3। हम लोग ऐसा काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम के हम एक्सपेंड कर देते हैं। Expanding along C1 we get A1 plus alpha 1
डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को लीव कर लोगे, B2 C2 B3 C3 माइनस A2 प्लस अल्फा 2, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, B1 C1 B3 C3 प्लस A3 प्लस अल्फा 3, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप लीव कर लोगे, B1 C1 B2 C2। हमें उम्मीद है कि इस लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलो, आप बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हो कि अगर A प्लस बी अगर इंटू सी हो तो आप इसको लिखते हो AC प्लस BC, ऐसा तो आप लिखते हैं। तो जस्ट यही बात समझना है कि ये एक नंबर है जिसको ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि A1 A2 A3 को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। तो A1 B2 C2 B3 C3 माइनस A2 B1 C1 B3 C3 प्लस A3 B1 C1 B2 C2, और ये बिग ब्रैकेट हम लोगों ने के लिए। अब इसके बाद हम लोग फिर से प्लस साइन देंगे, एक नए ब्रैकेट के अंदर अब अल्फा वाले को लिखेंगे। तो लिखेंगे अल्फा 1, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा B2 C2 B3 C3, यहां से आएंगे माइनस अल्फा 2, इनके लिए ये लिखेंगे आप B1 C1 B3 C3 प्लस अल्फा 3 B1 C1 B2 C2। अब बताओ, ये तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं। आप जरा समझिए और देखिए, गौर से देखिए, आप इस डिटरमिनेंट्स को देखिए, ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डिटरमिनेंट लिखा जा सकता है। इस एक्सप्रेशन को, पूरे ये एक्सप्रेशन को देखा जाए, ये यहां से लेकर यहां तक को आप देखिए और इस डिटरमिनेंट को देखिए तो आपको लगेगा कि ये सामने लिखा जा सकता है। कैसे, जरा समझना। मान लो कि ये डिटरमिनेंट है और अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो A1 ये लाइन और ये लाइन छोड़ दोगे, ये बचेगा जो सामने दिखाई दे रहा है, माइनस A2 ये लाइन और ये लाइन छोड़ दोगे तो ये और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, A3 ये लाइन और ये लाइन छोड़ दोगे तो ये बचेगा जो सामने दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब ये इसके बराबर है 10। आप लिख सकते हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस सिमिलरली आप ये भी इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर है तो लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरह से ये हमें प्रूव हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर डिटरमिनेंट्स की किसी रो या किसी कॉलम का अगर दो एलिमेंट सम में है, डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट दो नंबर का सम है तो हम उसे दो डिटरमिनेंट के सम में चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे ने पूछा कि सर किसी एक नहीं, अगर मैं कोई दो रो में या किसी दो कॉलम का एलिमेंट अगर दो नंबर का सम हो तो क्या उसे कितने डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे, तब तो वो 4 डिटरमिनेंट्स के सम में चेंज हो जाएगा। जरा समझते हैं उस एग्जांपल को। जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक डिटरमिनेंट्स कंसीडर किया A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3। C1 प्लस D1 C2 प्लस D2 C3 प्लस D3 E1 E2 E3। चलो, हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। आप ये देख रहे हो कि इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों के हर एक एलिमेंट दो नंबर के सम में है,
तब आप इस डिटरमिनेंट को कितने डिटरमिनेंट के सम में चेंज कर सकते हो, और चेंज भी कर सकते हैं तो वो कौन कौन सा डिटरमिनेंट होगा ये लिखना ज्यादा जरूरी है। तो जरा आप समझो, इस डिटरमिनेंट को आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे, जरा ध्यान देखना, बोर्ड को तुम अच्छे से देखो फिर समझ में आएगा। पहले मैं A1 A2 A3 लिखा, और मैं अब यहां से C1 C2 C3 E1 E2 E3 इसको लिखा, फिर प्लस किया। अब फिर से मैंने A1 A2 A3 को ही लिखा, A1 A2 A3, और अब यहां से लिखेंगे हम लोग D1 D2 D3 E1 E2 E3 प्लस, अब मैं फर्स्ट कॉलम के सेकंड वाले एलिमेंट को ले रहा हूं, तब लिखेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3 E1 E2 E3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप लिखोगे B1 B2 B3 D1 D2 D3 E1 E2 E3। तो इस तरह से किसी डिटरमिनेंट्स को दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट्स के सम में ब्रेक किया जाता है। क्लियर है? अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं 5वें प्रॉपर्टी को, 5 नंबर की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लिखा हूं। इस प्रॉब्लम को देखकर आपको 5th नंबर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है, प्रूफ करना है, सो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। इस डिटरमिनेंट का एक खासियत है कि सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट 2 नंबर के सम में है। ये बात तो साफ है। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस A B C A plus 2x B plus 2y C plus 2z x y z। अब ऐसा काम करो, इसको दो डिटरमिनेंट्स के सम में बदल दो। A B C A B C x y z प्लस A B C 2x 2y 2z x y z। डियर स्टूडेंट्स, मैंने 5वें नंबर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब आप बताओ, इस डिटरमिनेंट को गौर से देखोगे तो प्रॉपर्टी नंबर 3 के मेथड से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। जो आप लोग इशारा कर रहे हो, समझ रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो का एलिमेंट आपस में आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है जो आप समझ रहे हो। चलो, अगर हम इस डिटरमिनेंट को भी देखें तो आप इसमें बोलोगे सर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये 2 फैक्टर है, तो इस 2 को इस डिटरमिनेंट के साइन के बाहर लिखा जा सकता है। इट मींस 2 into A B C x y z x y z। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपने इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो बोला, अब मैं यहां से 2 कॉमन ले लिया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 into 0। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि आप बोलोगे R2 और R3 आपस में क्या है? आइडेंटिकल है, और अब इसका वैल्यू जीरो। प्रूफ। तो अब आप बताओ, अगर एक्सपेंड करके इसका वैल्यू जीरो लाओगे और ये मेथड से लगाओगे, आप बताओ कौन सा मेथड आपके लिए आसान हुआ? ऑब्वियस है, आप बोलिएगा सर प्रॉपर्टी आसान हो गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। अगर पूरे डिटरमिनेंट्स में अगर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने आप नहीं सीखे, इसका मतलब आपसे प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करें और समझिए क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज when any row or column is multiplied by a number or an expression and is then added to or subtracted from any other row or column। dear student, यह प्रॉपर्टी बोल रहा है कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बदलता नहीं है। कब? जब आप किसी रो के हर एक एलिमेंट में
किसी दूसरे रो के हर एक एलिमेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को आप किसी रो के एलिमेंट में ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम चीज कॉलम के साथ है। जब आप किसी नंबर से किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम के हर एक एलिमेंट में ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। जरा इसे समझने का प्रयास करें प्रूफ के तौर पे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये डिटरमिनेंट्स अगर हमारे पास है सॉल्व करने के लिए तो मान लिया जाए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को अगर हम ऐसा लिख दें कि ये डिटरमिनेंट इसके बराबर है a1 प्लस एम b1 a2 प्लस एम b2 a3 प्लस एम b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रॉब्लम ये था और इस प्रॉब्लम को अगर आपको इच्छा करे तो आप ये प्रॉब्लम में बदल सकते हो। मैंने इस डिटरमिनेंट को कैसे लाया इसको समझने का प्रयास करो। मैंने एक m कोई इंटीजर है जो m जीरो नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने एक ऐसा इंटीजर ढूंढा है जिस इंटीजर से फर्स्ट सेकेंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए हो, सेकेंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई किए हो और वो मल्टीप्लाइड नंबर को मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करने से जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है। क्लियर है? मैंने सेकेंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड किया है। अगर इसको सिंबॉलिक लिखना होता तो पता है आप ऐसे लिखते C1 चेंज, सिंबॉलिक कैसे लिखते हैं हम लोग, C1 चेंज C1 प्लस MC2। C1 में चेंज किया जा रहा है, C1 में चेंज किया जा रहा है, C1 के एलिमेंट में ऐड किया जा रहा है प्लस M से C2 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर कर। क्लियर है? C2 के हर एक एलिमेंट को M से मल्टीप्लाई करके C1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करने से जो नंबर आया वो मैंने यहां पे लिखा है। ये रो में भी ऐसा काम किया जाएगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। चलो ये कर सकते या नहीं कर सकते ये तो अभी स्टेटमेंट है, मैं प्रूफ करके देखता हूं जो रूल बोला है उसको। हम लोग ऐसा काम करते हैं RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS a1 प्लस एम b1 b1 c1 a2 प्लस एम b2 b2 c2 a3 प्लस एम b3 b3 c3। चलो अब ऐसा काम करो, अभी अभी आप प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़े हो, क्या इसको दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लिखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस mb1 mb2 mb3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। चलो डियर स्टूडेंट आप यहां से बोलोगे फर्स्ट वाले तो आंसर ही समझो लाना है तो ये यूं ही है, आप लिख लो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस सेकेंड वाले डिटरमिनेंट्स को देखोगे बिल्कुल सही, आप इसका आंसर बोल रहे हो जीरो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में m फैक्टर है, m को बाहर लाएंगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो। इट मींस m इंटू b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। आंसर जो होगा वो हमारा होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस जीरो। सिंस c1 एंड c2 आर इक्वल, इसका मतलब है कि आप ये डिटरमिनेंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3
अगर ये हमको प्रूव भी करने के लिए आता तो हम लोग के पास ये प्रूव हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ गए हो। अब हम लोग इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझने के लिए मैं प्रॉब्लम आपके पास रखा हूं, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉब्लम में विदाउट एक्सपेंडिंग। इसका मतलब हो गया कि आप रूल तो ही रूल लगाना है, और रूल लगाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में एक्सपेंड कर दिया जाता है, लेकिन बोला कि इस बार तो किसी भी कीमत में, किसी भी स्टेज में आपको एक्सपेंड नहीं करना है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू ही वैल्यू 0 बताना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कब 0 होता है। लेकिन जो अभी आप पढ़े हो उसके बेसिस पे आप काम करो। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 कब होता है? जब कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होते हैं। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 तभी होते हैं जब उनके कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हमने जितने भी डिटरमिनेंट्स लिखा है सभी का वैल्यू 0 प्रूफ करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब ये तय हो गया है, कि इसके कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में जरूर बराबर हो रहे होंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ अब यही काम करने के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। जितने अभी तक 6 प्रॉपर्टी पढ़े हो, ये 6 प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉपर्टी लगाने का एक ही मकसद है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में क्या किया जाए, आइडेंटिकल किया जाए। तो फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को आप देखोगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉब्लम, हम लोगों के पास LHS है। LHS में डेल इजकल टू लिखा हुआ है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। डियर स्टूडेंट, आप बताओ हम लोग ऐसा क्या काम करें, इस डिटरमिनेंट पे ऐसा क्या काम करें कि इनकी कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए। तो सबसे मस्त बात यहां पे है, अगर हम लोग R2 का एलिमेंट को अगर R1 में ऐड कर दें तो R1 का हर एक एलिमेंट सेम हो जाएगा, फैक्टर मिल जाएगा। R1 के हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको और बताऊंगा कि प्रॉपर्टी लगाने के लिए मात्र 3 ही चीज सोचना है, 3 ही चीज सोचना ही है, और वही 3 से आपका हर एक प्रॉब्लम बनेगा। हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट्स में R1 के एलिमेंट में चेंज कर दें और R1 प्लस R2 कर दें तो हमारे पास डिटरमिनेंट्स बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। डियर स्टूडेंट, अब आप बोलोगे कि हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे और यहां से हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल, x प्लस वाई प्लस जेड, टेक आउट कॉमन। आप ये बात लिखना नहीं भूलोगे एग्जाम में, टेक आउट कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। हम लोग R1 से कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। डियर स्टूडेंट, अब बताओ इसका वैल्यू जो होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप बोलोगे R1 और R3 आपस में आइडेंटिकल है, वैल्यू 0। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर अगर 2 को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास है डेल इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर बी सी, 1 बाई बी स्क्वायर सी ए, 1 बाई सी स्क्वायर ए बी। जरा समझो, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लाना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लाना है। यह तय हो गया है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होंगे, यह बात तो तय है, तभी वैल्यू 0 होगा। अगर हम लोग ऐसा काम करें, R1 के एलिमेंट में चेंज कर दें, R1 के एलिमेंट में चेंज करते हैं, जरा देखो क्या चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज ए R1। बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं और सीखने वाला प्रॉपर्टी है। R1 में ही चेंज कर रहे हैं, जबकि ये रूल के विरुद्ध काम हो रहा है। हम लोगों को बताया कि R1 चेंज RI चेंज RI प्लस MRJ, ऐसा प्रॉपर्टी बोला गया है। आप प्रॉपर्टी नंबर 6 बोला है कि RI चेंज RI प्लस MRJ,
जिस रो या जिस कॉलम में चेंज करोगे आपको उसमें ना तो मल्टीप्लाई करना है ना तो डिवाइड करना है, लेकिन हमने तो जस्ट उल्टा काम किया जो अभी कोरोना वायरस में हो रहा है। ये सारे रूल के विरुद्ध जब नेचर से खिलवाड़ करोगे ना तो यही काम होगा। तो यही बात है, हम लोग भी अभी रूल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। रूल बोला कि RI चेंज RI प्लस MRJ, लेकिन हमने क्या किया, R1 में ही चेंज कर दिया और R1 को ही मल्टीप्लाई कर दिया A से। तब तो रूल फेल हो रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपको काम भी करना होगा। सड़क बन रहा है, रोड बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सारे पेड़ कट गए, 4 लाख पेड़ कट गए 1 महीने में। अब 4 लाख पेड़ अचानक लगाए ही नहीं तो नेचर तो अगेंस्ट काम करेगा ना, यही काम है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए एक डिटरमिनेंट्स में रूल है, हम उसको सॉल्व करेंगे। R1 चेंज A R1, R2 चेंज B R2 और R3 चेंज C R3। R1 चेंज A R1, R2 चेंज B R2, R3 चेंज C R3। मैंने R1 के हर एक एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई किया, R2 के हर एक एलिमेंट को B से मल्टीप्लाई किया और R3 के हर एक एलिमेंट को C से मल्टीप्लाई किया। डियर स्टूडेंट, रूल के अगेंस्ट काम करने के कारण आप जिस रो में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए हो उसी नंबर से डिटरमिनेंट्स को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ताकि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बदले ना, सेम रह जाए। तो हमने R1 R2 R3 तीनों में ABC से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए मैंने ABC से क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब वैल्यू हो जाएगा 1 AQ ABC, 1 BQ ABC, 1 CQ ABC। अब बोलो आपका क्या जवाब होगा। आप बोलोगे कि सर नाउ वी टेक कॉमन ABC फ्रॉम C3। हम ABC को कॉमन ले सकते हैं C3 से, क्यों, क्योंकि ABC फैक्टर है C3 में। C3 के हर एक एलिमेंट में ABC है, तो उस एलिमेंट को डिटरमिनेंट्स के बाहर ला सकते हैं, डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर उसको लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ABC डिवाइडेड बाई ABC, और ये 1 1 1 AQ BQ CQ 1 1 1, ये कैंसिल और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि C1 और C3 आपस में इक्वल होगा। उसी तरह से हम लोग अगर प्रॉब्लम नंबर 3 को देखें, प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्यूशन, जरा इस प्रॉब्लम को देखो। LHS 1 1 1 1 1 1 BC CA AB, और साथ में यहां पे है A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B। इसका मतलब यह बात है, समझिए क्या बोला जा रहा है। इसका मतलब यह बात है कि इसका भी वैल्यू 0 प्रूफ करना है। प्रॉब्लम में आपको इसका भी वैल्यू 0 है। यह तो तय हो गया कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल है। सबसे पहले यहां पे BC CA AB देखा और A बाहर में है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB प्लस AC होगा, BC प्लस AB होगा, AC प्लस BC होगा। हम लोग कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा। फर्स्ट स्टेज में है इसलिए आपको अभी करना चाहिए BC CA AB, AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC, CA प्लस BC। अब डियर स्टूडेंट आप बताओ, अगर हम सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को अगर थर्ड कॉलम के एलिमेंट में ऐड कर देंगे तो क्या थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा। अगर हम BC को इसमें ऐड कर देंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, और अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। इसका मतलब है कि हम लोग ने C3 में चेंज किया, C3 चेंज C3 प्लस C2, C3 को चेंज कर रहे हैं और उसमें C2 के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास होगा 1 1 1 BC CA AB, AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लेंगे फ्रॉम C1, AB प्लस BC प्लस CA। जब आप कॉमन लेते हो थर्ड कॉलम से, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 बोला है
कि अगर कोई नंबर फैक्टर होता है किसी रो के हर एक एलिमेंट में या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट में, तो उस नंबर को डिटरमिनेंट साइन के बाहर लिखा जा सकता है। तो कॉमन हो गए 1 1 1, BC CA AB 1 1 1, और इस प्रकार से वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि C1 और C2 आपस में बराबर है। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो 0 से अगर इस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। अभी तक तो हम लोग अलजेब्रिक नंबर को देखे थे, अब हमारे पास कुछ डिजिट हैं, डिजिट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व LHS। हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम है 2 7 65 3 8 75 5 9 86। इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू 0 है। डियर स्टूडेंट, डिजिट कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम में, बट इस टाइप का एग्जाम में रहता है, जरा समझना है, कोशिश करना है। अब आप बताओ इस प्रॉब्लम में क्या करें कि वैल्यू 0 हो जाए। तो वैल्यू 0 है, इसका मतलब है एक ही बात आपको अभी सोचना है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हुए होंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है वो 65 75 और 86 है, जो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। जरा एक बाहर से नंबर सोचो, बाहर से एक ऐसा नंबर सोचो जो ये काम कर पाए और इस फॉर्म में ला सके। मैं एक बात बोल रहा हूं, 65 है। अगर हम लोग ऐसा काम करें, C1 में चेंज करते हैं। अगर मान लिया जाए हम लोग इस रूल को फॉलो करें, CI चेंज CI प्लस MCJ, CI चेंज CI प्लस MCJ। तो अगर ऐसा लिख दे हम C1 चेंज C1 प्लस 9C2, हमने 9 एक नंबर ढूंढा और 9 से अगर हम C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से बन जा 63, 63 को 2 से ऐड कर देंगे तो 65 के बराबर हो रहा है। 9 8 जा 75, सॉरी 9 8 जा 72, 72 को जब 3 से ऐड कर दोगे तो 75 हो जा रहा है। 9 9 जा 81, 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 86 हो जा रहा है, जो मेरा आइडेंटिकल है, काम बन जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको नए नए नंबर के साथ सोचना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ऐसा बनाया हूं, आपको बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 65 75 86 7 8 9 65 75 86। आंसर 0 सिंस C1 इक्वल टू C3। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को एक और मेथड से बना सकते हैं, लेकिन उस मेथड से इसलिए नहीं अभी बनाया क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है। प्रॉपर्टी बोलता है उसका कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है जब किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 होता है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0 इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0। अगर हम चाहते तो ये सारे एलिमेंट को 0 बना सकते थे, ये सभी एलिमेंट को क्या करते, 0 बना सकते थे। बना सकते थे क्या? नहीं बनता। कैसे बनता? हम लोग C3 चेंज, तब तो सिर्फ नहीं हो रहा था। C3 चेंज C3 माइनस, अगर हम लोग ऐसा लिखते C3 चेंज C3 माइनस 9C2, तब भी आइडेंटिकल ही होता, तब भी हम लोग आइडेंटिकल ही होता, वो सारे एलिमेंट 0 नहीं आ रहा था। क्लियर है? इसलिए अब जैसे मन है, अगर कोई बच्चे ने ऐसे नहीं करके अगर ये रूल भी लगाता तो उसमें क्या आता उसका, ये 2 3 5 2 3 5, यहां भी 2 3 5 आ जाता। अब उससे क्या होता, सॉरी यहां पे नहीं होता, इसमें हो जाता। तो यहां पे C2 और C3, C1 और C3 आपस में आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर है यहां पे? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 बोलता है LHS। ये तो उम्मीद है आप लोग देखकर समझ सकते हैं। X Y Z A B C, X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। एनसीईआरटी के डिटरमिनेंट्स के फर्स्ट एक्सरसाइज में इन्हीं पे ज्यादा प्रॉब्लम किया हुआ है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में।
आप उनसे भी बनाना, लेकिन ये प्रॉब्लम बना लेने के बाद आपका मैं विश्वास करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बताओ इसका वैल्यू 0 लाना है, आप क्या सोच रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है क्या इसका? यस बोलिए। आप बोलोगे कि फर्स्ट कॉलम में अगर हम सेकंड कॉलम को एलिमेंट को ऐड कर दें तो प्रॉब्लम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट और थर्ड कॉलम का हर एक एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएगा। एक और मेथड सामने दिखाई दे रहा है, अगर हम C3 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर दे या फिर C1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, C1 चेंज C1 प्लस C2। तो हम लोगों के पास प्रॉब्लम होगा x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, a b c x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी। डियर स्टूडेंट ये बात समझ में आ रहा होगा, वैल्यू 0 ऐसा इसलिए बोलोगे क्योंकि C1 और C3 आपस में आइडेंटिकल है। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ आर रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ऑब्वियस है, अगर किसी रो का हर एक एलिमेंट ही 0 हो जाए तो हम उस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा तब भी उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर 0 है डिटरमिनेंट्स में तो उसका वैल्यू 0 होगा। जरा वो काम करने के लिए हम आपके पास कुछ प्रॉब्लम लिखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। खैर ऐसा नहीं है कि यही प्रॉपर्टी से ये प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में अगर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए। देखो हमारे पास दिया हुआ है डेल इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। जरा सोचो क्या करें कि किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाए। अच्छा चलो मेरे बच्चों, अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं कि R1 को, R2 को और R3 को ऐड कर देते हैं, सिर्फ a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस को ऐड करोगे तो क्या पाओगे? 0, ये भी कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0। इसको देखते हैं आता है कि नहीं, b और ये b कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? c, ये c कट जाएगा, ये a और ये a कट जाएगा, b और b कट जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग R1 में चेंज कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3 तो आंसर हो जाएगा 0 0 0, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? अगर ये R1 में जो काम किए अगर आप कॉलम में भी काम करते, अगर ये काम करते C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, देखते ये होता कि नहीं होता। जरा देख लो, a प्लस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए को ऐड करते हैं, a और ये a कट जाएगा, b और ये b कट जाएगा, ये c और ये c कट जाएगा, अभी भी यहाँ 0 है, b और b कट जाएगा, c कट जाएगा, a माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, अभी भी यहाँ 0, c और ये c कैंसिल हो जाएगा, a और ये a कट जाएगा, ये और ये। यानी कि अगर ये काम भी अगर करते सेकंड मेथड से, अगर ये काम भी करते तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है 0 0 0, और ये होता है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। समझ रहे हैं? इसका वैल्यू 0 होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। बहुत ही खास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्यूशन। बोलता है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप क्लास 1 के कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, उसका इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया डिटरमिनेंट्स में। ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब कभी भी ये लाइन लिखा हुआ मिल जाए, जहां कहीं भी अगर ये लाइन लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब आपको ये समझना है, दिया हुआ है गिवन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यू इक्वल टू 0। सिर्फ ये लाइन लिखने का मतलब यही है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है एंड ओमेगा क्यू का वैल्यू 0 है। चलिए तब बोलता है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए।
वी हैव डेल इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देखिए इस डिटरमिनेंट्स के लिए अगर हम लोगों को यह समझ में आ गया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है, और पहले वाले प्रॉब्लम को अगर आप बनाए हो तो आप यहां पे बोलोगे सर ऐसा काम किया जाए कि C1 में चेंज किया जाए या R1 में चेंज किया जाए, जहां भी आप चाहो आप कर सकते हो। C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अगर आप ऐसा काम करते हो कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे पीछे तो कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी या a प्लस सी प्लस बी या b प्लस a प्लस सी, ये तो सबका वैल्यू सेम ही आएगा। तो ये ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आप लोग C1 में ना काम करके अगर चाहो तो R1 में R2 में जहां भी चाहो ऐड आप कर सकते हो और उसका वैल्यू 0 बना सकते हो। क्लियर है? चलो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ये और भी खास और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जरा आप देखें प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में बोलता है इफ ए बी सी आर इन एपी, ये लाइन मैंने अंडरलाइन किया, बोलता है ए बी सी आर इन एपी। तो जहां कहीं भी ये बात लिखा हुआ मिले गिवन ए बी सी आर इन एपी, इट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है 2b का वैल्यू a प्लस सी है। आपको याद रख लेना है, अगर ए बी सी एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है, ये याद रखना है। क्या होता है? क्योंकि आप बोलोगे कि ए बी सी आर इन एपी, इट मीन्स b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अब बताना नहीं पड़े, आप 11 पढ़ के रखे हो, तो इट मीन्स 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सी। तो ये फॉर्मूला ही है, आपको रख लेना है कि अगर ए बी सी एपी में है इट मीन्स 2b जो है a प्लस सी के बराबर है। चलो तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव डेल इज इक्वल टू 2y प्लस 4 5y प्लस 7 8y प्लस 8 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस b एंड 4y प्लस 6 7y प्लस 9 एंड 10y प्लस c। डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम को अब जरा सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपका हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी का थोड़ा सा इस्तेमाल और भी अच्छा हो जाएगा। जरा ये प्रॉब्लम को देखो अच्छे से और समझो ये क्या करना चाहिए। हमें 2b का वैल्यू a प्लस सी है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। 2y प्लस 4 5y प्लस 7 8y प्लस a है। अगर ये 2y और 4y प्लस 6 को ऐड कर दें, 2y प्लस 4 और 4y प्लस 6 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 6y प्लस 10 हो जाएगा। अगर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12y प्लस 16 हो जाएगा। इसको और इसको ऐड कर दे, ये प्लान कर रहे हैं, प्रॉब्लम बनाने से पहले प्लान कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18y प्लस a प्लस सी। ऐसा होगा कब? जब R1 और R3 को ऐड करेंगे तब। अच्छा अगर ये बात देखो, यहां पे 3y प्लस 5 है, 6y प्लस 8 है, 9y प्लस b है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं क्या होगा 6y प्लस 10। अरे वाह, यानी कि ये सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 तो 12y प्लस 16, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 9 2 जा 18y, ये कैंसिल हो जाएगा। 2b माइनस a प्लस सी होगा। अब 2b माइनस a प्लस सी यानी कि a प्लस सी को 2b बोलेंगे तो 0। इट मीन्स हम लोगों को ये प्लान सक्सेस कर गया। और अब हम लोगों को यहां पे करना चाहिए R1 चेंज R1 प्लस R3 माइनस 2R2। क्या कर रहे हैं हम लोग? R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R3 कर रहे हो और 2 से R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हो। क्या प्लान है? आप समझ में आ रहा है?
R1 और R3 को ऐड कर रहे हो और 2 से R2 को मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हो, तो क्या बचेगा जरा देख लो। ये रूल लिखने से आपके पास ये हो जाएगा 0, ये क्या होगा 0, और ये हो जाएगा 2b माइनस a प्लस सी। क्लियर है? और ये हो जाएगा 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस सी। डियर स्टूडेंट जरा आप समझो, a प्लस सी को 2b लिखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंस 2b माइनस a प्लस सी इजकल टू 0। क्यों? क्योंकि a प्लस सी 2b के बराबर है, तो यहां पे वैल्यू लिखेंगे 0 0 0, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज तक की जितनी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, और अब आप फ्री हो गए हैं कि किसी भी बुक से डिटरमिनेंट्स का प्रॉब्लम बना सकते हैं। और जो एक दो प्रॉपर्टी बच गया है वो मैं प्रॉब्लम बनाने के क्रम में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बिल्कुल ऐसा फीलिंग हो रहा होगा कि क्लासरूम में आप बैठे हो और सर से पढ़ रहे हो। कॉपी नोट्स बुक लेकर बैठिए और बताए हुए प्रॉब्लम को आप बनाइए, आपसे सारा प्रॉब्लम बनेगा। थैंक यू।